कासगंज गांव काफी मशहूर गांव। उस गांव में दो बहनों की ससुराल थी। एक बहन सीमा, जिसका जीवन काफी संघर्ष से घिरा हुआ है, क्योंकि सीमा का पति किसी भयानक बीमारी से जूझ रहा है। इसी कारण वो अपने घर का पालन पोषण भी नहीं कर पाता है। सीमा को घर का गुजारा करने के लिए अपनी बहन मोनिका के घर पर काम करना पड़ता है। उसकी बहन मोनिका की शादी एक अच्छे खासे परिवार से हुई थी। उसका पति एक बड़ा जमींदार भी था। रोज की तरह सीमा अपनी बहन के घर काम करने के लिए पहुंच जाती है। आ गई महारानी साहिबा, मेरे पूरे घर का काम रुका पड़ा है। दीदी, मैंने तुमसे कहा है ना, टाइम पर आया करो। चिंता मत कर बहन, मैं अभी झटपट घर का सारा काम निपटा देती हूँ। तभी सीमा तुरंत घर के कामों में लग जाती है। वो झाड़ू लगाती, पोंछा लगाती, घर का कोना कोना साफ करती। फिर उसके बाद वो बर्तन धोने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोनिका, सीमा की सगी बहन, बिल्कुल ठाट बाट से चाय की चुस्की ले रही थी। तभी सीमा काम खत्म करके जाती है। ले बहन, मैंने तेरे घर का सारा काम खत्म कर दिया। अरे वाह, क्या बात है। तो अब एक काम करो, खाली तो तुम हो ही। ये चावल की बोरी है और इसके अंदर टूटा चावल बहुत सारा है, तो तुम ये टूटा चावल अलग कर दो और चावलों को साफ भी कर दो। तभी सीमा चावलों के दानों को अलग करने लगती है। काफी देर की मेहनत के बाद वो टूटे चावल और सही चावलों को अलग कर देती है। ले बहन, मैंने तेरे टूटे और साबुत चावल भी अलग कर दिए। अब मैं चलती हूँ। रुक सीमा, ये ले, ये टूटे चावल की पोटली तू ले जा। मेरे घर में तो शायद ये टूटे चावल जानवरों को भी ना दिया जाए। इन बचे चावलों को तू ले जा, वरना मेरे घर से तो ये सब फेंके ही जाएंगे। सीमा चुपचाप बिना कुछ कहे अपने मन में उदासी लेते हुए अपने घर चली जाती है। घर जाकर वहीं टूटे चावलों को पकाकर अपने परिवार को खिला देती है। सभी बिना किसी शिकायत किए खाना खाने लगते हैं। ऐसा सीमा के साथ रोज होने लगा। सीमा रोज अपने बहन के घर काम करने जाती। वापस लौटते समय उसकी बहन सीमा को घर का सड़ा और बेकार खाना पकड़ा देती। बेचारी सीमा रोज मन में उदासी लेकर अपने घर पहुंचती। सुनो दीदी, कल सुबह थोड़ा जल्दी आ जाना। मेरे पति को व्यापार में बहुत लाभ हुआ है, इसलिए कल हम घर में पूजा कर रहे हैं। कल मुझे तुम्हारा पूरा साथ चाहिए। कल मेहमान भी आएंगे। पूजा के लिए मिठाइयाँ, अलग अलग तरह के पकवान भी बनेंगे। ठीक है बहन, मैं कल जल्दी आ जाऊंगी और पूरी मेहनत से काम करूंगी। सीमा अपने घर का सारा काम जल्दी निपटा लेती है ताकि वो अपनी बहन मोनिका के घर खाना बनाने के लिए जल्दी पहुंच सके। वो अपने घर से बस निकल ही रही थी कि उसका बेटा घर के बाहर आ गया। माँ, तुम आज इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? मौसी के घर तो तुम 9 बजे जाती हो। आज इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? माँ, तुमने तो आज सारा घर का काम भी जल्दी खत्म कर दिया। बेटा, आज तेरी मौसी के घर बहुत बड़ी पूजा है। तेरे मौसा को व्यापार में बहुत लाभ हुआ है, इसलिए आज जल्दी जा रही हूँ। फिर तो माँ मौसी ने मुझको भी बुलाया होगा। आज तो उनके घर में मिठाइयाँ और अलग अलग तरह के पकवान भी बने होंगे। बहुत मजा आएगा माँ। चलो जल्दी चलते हैं। नहीं बेटा, तुझे तो पता है कि तेरे पापा की तबीयत कितनी खराब है। बेटा, पापा के पास रहना ज्यादा जरूरी है। और बेटा, तेरे पापा की सारी दवाइयाँ खिड़की के पास रखी है, तो उनको ध्यान से दवाई दे देना। सीमा अपने बेटे को झूठा दिलासा देकर चल देती है। सीमा काफी दुखी होते हुए सोचती है कि मोनिका ने पूजा में सभी को बुलाया, पर एक बार भी मेरे बेटे के बारे में पूछा भी नहीं। वहीं मोनिका के घर में हलवाई अपने काम में लग गए। एक से एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाने लगे। रसमलाई, पनीर की सब्जी, बूंदी के लड्डू और कई तरह के पकवान बनाने लगे। घर के हर कोने में खाने की खुशबू फैलने लगी। दीदी, तुम खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? पूरे घर का काम फैला पड़ा है। सारे काम तुम्हारे इंतजार में रुके पड़े हैं। सबसे पहले एक काम करो,
घर बरामदे में पेड़ों के पत्ते टूटे पड़े हैं, उनको झाड़ू लगा के साफ कर दो। मेहमानों वाले कमरे में साफ सफाई कर दो। घर के झूठे बर्तनों को साफ कर दो। पूजा वाले स्थान पर अच्छे तरीके से झाड़ू पोंछा कर दो और जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाना, पूजा बस शुरू ही होने वाली है। सीमा जल्दी जल्दी सारा काम करने लगी। मेहमानों के कमरे में साफ सफाई, घर के चौक पर झाड़ू लगाने लगी, घर के सारे झूठे बर्तन साफ करने लगी। वहीं दूसरी तरफ पूजा शुरू हो गई। मोनिका अपने पति के साथ पूजा के मुख्य स्थान पर बैठी थी। मोनिका के चेहरे पर अलग सी लालिमा थी और नए गहने पहने हुए भी थे। पूजा के अंदर मोनिका के रिश्तेदार और घर परिवार के सदस्य भी बैठे थे, पर मोनिका ने अपनी सगी बहन सीमा को पूजा में बैठने को पूछा तक नहीं। वो बेचारी घर के काम में लगी थी। पूजा समापन के बाद सभी लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दिया गया। सभी मेहमानों ने खाना खाना शुरू कर दिया। सीमा ये सब खड़ी देख रही थी कि उसकी बहन ने तो अब उसे खाने तक के लिए नहीं पूछा। सभी मेहमान अपने खाने का आनंद ले रहे थे। सभी लोग खाने के स्वाद में डूबे हुए थे। सभी रिश्तेदार खाना खाकर अपने घर चले गए। सभी मेहमानों के जाने के बाद सीमा फिर घर के कामों में लग पड़ी। सीमा घर के बाहर झाड़ू लगा ही रही थी, तभी वहां बूढ़ा साधु पहुंचा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। साधु की आवाज सुनते ही सीमा साधु के पास जाती है। प्रणाम बाबा जी, बताइए। बिटिया, इस बाबा को भिक्षा में देने के लिए तेरे पास कुछ है? भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। पर बाबा जी, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जो मैं आपको दे सकूं। मैं खुद लाचार हूँ। 2 वक्त की रोटी के लिए मैं अपनी छोटी बहन के घर काम करती हूँ। समझ गया मैं लाली, मैं सब समझ गया। तेरा पति एक भयानक बीमारी से जूझ रहा है, इसी कारण तुझे अपनी बहन के घर काम करना पड़ रहा है। परंतु तुझे तेरी बहन तुझे अपना मानती ही नहीं है। वो तेरी बहन तुझसे रिश्ता सिर्फ एक नौकरानी का रखती है। नहीं बाबा जी, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। बेटी, तू चाहे मुझसे कितना भी छुपा ले, पर मैं सब जानता हूं। पर तू चिंता न कर, तेरे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि तू इस बाबा को एक बार जरूर याद करेगी और तेरी बहन को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। सीमा ये सब सुनकर चकाचौंध रह गई कि ये बाबा इतना सब कुछ कैसे जानते हैं। अच्छा बेटिया, मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। सीमा ने सोचा, ये कोई आम साधु नहीं है जो मेरे जीवन के बारे में इतना कुछ जानते हैं। जैसे ही सीमा घर के अंदर जाती है तो उसकी बहन मोनिका उसे रोक लेती है। हो गई बातचीत महारानी जी? नहीं बहन, मैं तो काम ही कर रही थी। तभी वो साधु भिक्षा मांगने आ गया। झूठ? तू मेरे बारे में उस साधु से बुराई कर रही थी? मैं बहरी नहीं हूँ। तू मेरे बारे में ऐसे बोल रही थी कि मैं तेरे ऊपर अत्याचार करती हूँ, इसीलिए वो साधु मेरे को श्राप दे रहा था। नहीं मेरी बहन, मेरी बात का विश्वास कर। मैंने तेरे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा। करम जली कही की। जिस घर से तेरा घर परिवार पलता है, हमारे टुकड़ों पर तुम लोग पलते हो और बाहर के लोगों से हमारी ही बुराई करते हो। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। निकल जा मेरी नजरों के सामने से, अभी निकल जा। बहन, मेरी बात का भरोसा कर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अगर तू मुझे काम से निकाल देगी तो तुझे तो पता है ना हमारा घर कैसे चलेगा। तेरे जीजा की तबीयत भी खराब रहती है। वो सब मुझे नहीं पता। तू बस मेरी नजरों के सामने से चली जा, बस ये एहसान कर मुझ पर। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ये सब सुनकर सीमा आंखों में आंसू लेकर जाने लगी। सीमा को खुद पता है कि मैंने कुछ गलत बोला ही नहीं, फिर भी उसकी बहन ने उसे काम से निकाल दिया। सीमा बस इस बात से चिंतित थी कि अब उसके परिवार का क्या होगा। मेरी बिना कुछ गलती के मुझे निकाल दिया। मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ये सजा मिल रही है? सीमा बेचारी अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी सगी बहन उसके साथ ऐसा करेगी। सीमा के पास अब कोई काम नहीं है जिससे उसके परिवार का गुजारा हो सके। दूर जंगलों से सीमा अकेली बेबस गुजर रही थी। तभी जंगल में एक मंदिर दिखा।
उस मंदिर के लिए लोगों का कहना था कि जो भी सच्चे दिल से कुछ मांगता है तो भगवान उसकी जरूर सुनते हैं। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है जो मेरे को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। घर पर मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा होगा कि माँ आएगी और हम सबके लिए खाना बनाएगी। क्या मुंह दिखाऊंगी उस बच्चे को? ये कहूँ कि तेरी माँ को धक्के मार के काम से निकाल दिया है। इस अच्छा तो भगवान मुझे उठा ले, इससे ज्यादा दुख नहीं सह पाऊंगी मैं। मेरे पति और मेरे बच्चे के लिए इस जीवन में कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आखिर कब तक लोगों के घर नौकरानी बनकर काम करती रहूंगी? उठा ले भगवान, मुझे उठा ले। सीमा भगवान से प्रार्थना कर ही रही थी कि जंगल की झाड़ियों में से एक छोटी बच्ची की आवाज आने लगी। बचाओ, बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, अरे कोई है। तभी सीमा ने अपने आगे पीछे देखा तो सामने से एक छोटी सी बच्ची भागती हुई आ रही थी। सीमा ने देखा वो काफी घबराई हुई थी और जोर जोर से आवाजें लगा थी। बचाओ, बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, अरे कोई है। मानो कि जैसे उसके पीछे से कोई आ रहा हो। सीमा तुरंत खड़ी हुई और बच्ची सीमा के पास भागती हुई आ गई। अरे बेटी, ये भागती हुई कहाँ से आ रही हो? क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? इतनी डरी क्यों हुई हो बेटी? बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ है? और तुम अकेली इन घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? आंटी जी, मुझे नहीं पता, मैं तो बस खेल रही थी और मैं खेलते खेलते कब जंगल की तरफ आ पहुंची मुझे पता ही नहीं चला। अब मुझे अपने माँ पिताजी के पास जाना है। यहाँ जंगल में मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बच्ची। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे नाम क्या है और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तुम कहाँ रहती हो? आंटी जी, मेरा नाम है गुड़िया और मेरे पिताजी का नाम है धनराज ठाकुर। सीमा नाम सुनते ही सब समझ जाती है। उसे पता है गुड़िया को किस पते पर पहुंचना है। अच्छा, तो इस गांव के राजा धनराज ठाकुर की बेटी है। वो तो बहुत परेशान होंगे कि मेरी बेटी खो गई है। चलो बेटी, अब तुम्हारा घर चलने का समय हो गया है। सीमा छोटी बच्ची को लेकर घने जंगल से होकर गुजरने लगी। रास्ता काफी दूर था, इसलिए सीमा जल्दी जल्दी चलने लगी। बस गुड़िया, थोड़ी देर और, तेरा घर आने ही वाला है। अब खुश हो जा, तेरा घर आने ही वाला है। लंबा सफर तय करने के बाद सीमा उस बच्ची को लेकर राजमहल पहुंच गई। सीमा ने देखा वो महल बहुत बड़ा था। महल देखने में इतना खूबसूरत था कि मानो कि स्वर्ग आसमान से जमीन पर आ गया हो। और वो छोटी बच्ची अपना घर देखकर खुशी से झूम उठी। राजा धनराज ठाकुर की बेटी मिल चुकी है, ये खबर राजा तक जाती है। राजा जैसे ही अपनी बेटी के मिलने की खबर सुनता है तो खुशी से पागल हो उठता है, मानो उसने अपने जीवन में सब हासिल कर लिया हो। क्या कहा मंत्री जी? मेरी बिटिया मिल गई हैं। ये सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। मूलचंद जी, सुना आपने? मेरी बिटिया, इस महल की आन बान शान, इस महल की राजकुमारी मिल गई। कहा है मेरी बच्ची, मैं उससे मिलने को तरस रहा हूँ। कुछ देर में सीमा और गुड़िया को राजमहल में बुलाया। सीमा और गुड़िया राजमहल के अंदर पहुंच गए। राजा गुड़िया को देखते ही अपनी आंखों में आंसू भर लाया और अपनी बेटी से बोला, बेटी, मेरी प्यारी बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? तुम बिन मेरा ये सारा संसार ही समाप्त हो गया था। मैं कैसे तुमको बताऊं कि मैंने तुमको पाकर ये सारा संसार का सुख ले लिया। मेरी बेटी, वादा करो कभी छोड़कर नहीं जाओगी। पिताजी, मैं अगर आपके पास खड़ी हुए तो सिर्फ इन प्यारी सी आंटी जी की वजह से। इन्होंने मेरा बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ख्याल रखा और यहाँ तक लेकर आई। बहन,
मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? मैं तुम्हारी ये कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। मेरी बेटी की प्राण रक्षा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे पाप का भागी ना बनाए। मैंने तो सिर्फ एक इंसानियत के नाते गुड़िया की रक्षा करी है। मैंने इसमें कुछ नहीं किया। नहीं बहन, तुमने इस राजवंश की संतान की रक्षा की है। तुमने एक जलते दीपक को बुझने से रोका है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। बताओ बहन, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? बहन, आज तुमने जिस चीज पे हाथ रख दिया वो सब तुम्हारा होगा। मांगो बहन, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं? महाराज, क्या आप मेरी इंसानियत की कीमत लगा रहे हो? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बहन, तुम बहुत ईमानदार और नेक दिल हो, पर बहन अपना बड़ा भाई समझ के मांग लो। महाराज, आप अगर कह रहे हो तो आप सिर्फ मेरे पति का इलाज करवा दो। मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। आप अगर चाहो तो उनका अच्छे अस्पताल में इलाज हो सकता है। ठीक है बहन, पर मैं तुमको अपनी तरफ से उपहार भी दूंगा। तो मैं भरी सभा के अंदर ये ऐलान करता हूं कि सीमा बहन के पति का इलाज एक अच्छे अस्पताल में होगा। साथ ही मैं ये ऐलान करता हूं कि सीमा को मेरी तरफ से एक हवेली और 1000 स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। ये सब सुन सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ समय बाद सीमा के पति का इलाज भी हो गया और सीमा का पति पूरी तरह से ठीक भी हो गया। सीमा जी, अब आपके पति बिल्कुल ठीक है। सारे हेल्थ चेकअप और सारी हेल्थ रिपोर्ट्स के अनुसार अब आपके पति बिल्कुल ठीक है। अब आपके पति घर पर जा सकते हैं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ जो कि इनको कुछ ही दिन खानी है। सीमा अपने पति और बच्चे के साथ नए घर रहने लगी। उनका जीवन अब पहले से बिल्कुल बदल चुका था। सीमा, आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम ना होती तो शायद मैं जिंदा ना होता। तुमने जितना मेरे लिए किया शायद ही मैं तुम्हारे लिए कर पाऊँ। तुमने मेरा दुख में भी साथ नहीं छोड़ा। बस मैंने कुछ नहीं किया। ये सब करवाने वाला भगवान है। बस आप हमेशा ठीक रहो। थोड़ी देर बाद सीमा के घर के आगे से मोनिका के घर का नौकर जा रहा था। तभी उसने देखा कि ये इतनी बड़ी कोठी तो मोनिका मालकिन की बहन सीमा की है। वो चौंक गया। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा। अरे दादा रे, ई ससुरा मालकिन की बड़ी बहन की कौन सी लॉटरी लग पड़ी जो इतनी बड़ी कोठी खरीद ली। लागत है मालकिन को इस सबके बारे में बताना पड़ेगा। मालकिन, अरे ओ मालकिन, अरे कितको हुस के बैठी हो? अरे क्या हुआ? क्यों इतनी तेज गला फाड़ के चीख रहा है? मालकिन, वो तो अभी आप सुनोगी तो पता चलेगा कि गला किसका फटेगा। अरे क्या बोल रहा है? साफ साफ बता। अरे मालकिन, जो आपकी छोटी बहनियां थी ना, उसने तो आपसे बड़ा बंगला ले लिया है। ये सब सुन मोनिका को सदमा सा लग गया। मोनिका सोच विचार में पड़ गई। समझ नहीं आता कि अभी तक तो ये मेरे पास नौकरानी बनकर काम कर रही थी। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इसके पास इतना पैसा आ गया? देख कर आना पड़ेगा कि माजरा क्या है। मोनिका अपने नौकर के साथ चुपके से सीमा का घर देखने जाने लगती। सुन रघु, तू चल तो रहा है मेरे साथ, पर वहाँ ऐसी कोई हरकत मत करियो जिससे उनको पता चले कि हम लोग यहाँ आए हुए हैं। ठीक मालकिन जी, हम ऐसी कोनो ना ही हरकत करेंगे जिससे आपको तकलीफ ब पहुंचे। जैसे तैसे कर वो दोनों घर के गेट के पास पहुंच गए और दोनों ने ताका झाकी शुरू कर दी। पूरे ससुरे के नाती मालकिन, मुझे तो इस घर के सामने आपका घर भी गरीब लग रहा है। चुपचाप अपना मुंह बंद करके खड़ा रहे। चुप चुप, कोई आ रहा है। घर के अंदर ताका झाकी चल ही रही थी कि तभी एक चूहा रघु के पैरों से होकर निकलता है। चूहा, चूहा, मालकिन चूहा, अरे मालकिन बचाओ हमार को। रघु क्या कर रहा? चुप हो जा, कोई आ जाएगा, चुप हो जा। जैसे ही बाहर शोर होने लगा, सीमा अंदर से बाहर आ जाती है। मोनिका सीमा को देखकर घबरा जाती है।
वो अपनी आंखें बचाने लग जाती अरे है। बहन, बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आजा। सब ठीक तो है ना? तू परेशान भी लग रही है। सब ठीक है ना? मैं आती हूँ तेरे पास फिर कभी। अभी इस मोटे की तबीयत खराब है, तो मैं बस डॉक्टर का घर देख रही थी। अरे मालकिन बा, हमारी तबीयत कहाँ खराब है? देखो तो हमारे को, बिल्कुल हष्ट पुष्ट है। हाँ, तू पहले चल, सीमा मैं आती हूँ तेरे पास। मोनिका चाहे कितना भी झूठ बोल ले, पर सीमा सब समझ चुकी थी कि ये यहाँ क्यों आई थी। ये सब मोनिका अपने पति को बताती है। पता है तुमको, उस सीमा ने नया घर ले लिया। पता नहीं ऐसा क्या किया जो उस पर इतना पैसा आ गया। अरे तो क्या हुआ? तुम जब देखो अपनी बहन से जलती रहती हो। ऊपर वाले ने इतनी अच्छी जिंदगी दी है तुमको, उसमें भी चैन नहीं है। उसका पति गुस्से से वहां से चला गया। समय बीतता गया। कुछ समय बाद मोनिका का पति परेशान बैठा हुआ था। उसकी माँ ने देखा वो बहुत परेशान है। उसकी माँ उसके पास जाकर बैठी और बोली, बेटा, तुझे क्या हुआ? मैं तुझे बीते कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तू परेशान है। आखिर क्यों तू इतना परेशान है? माँ, मैं क्या बताऊं तुझे। व्यापार में इतना नुकसान हो चुका है कि मुझ पर बैंक का लोन भी भरने लायक पैसे नहीं है। दूसरी तरफ जिन लोगों से व्यापार के ब्याज पे पैसे लिए थे, उन लोगों के धमकी भरे फोन आने लगे हैं। माँ, अब ये नौबत आ चुकी है कि अब हमें ये हवेली बेचनी पड़ेगी। ये सब सुन उसकी माँ को बहुत बड़ा झटका लगा, मानो उसकी ये बात सुनकर कान फट गए हों। हे भगवान, ये तू क्या कह रहा है? इस घर को छोड़कर हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? तभी घर के बाहर से कोई आवाज देता है। अरे ओए, बाहर निकल। कहाँ बैठा हुआ है अंदर छुपकर? बाहर आ। मोनिका का पति बाहर जाकर देखता है तो ठाकुर अपने पैसे लेने के लिए आया होता है और कई बदमाश भी साथ लेकर आता है। अरे ठाकुर साहब, आइए, मैं पानी लेकर आता हूँ। अरे ओ छोकरे, सुन, मैं तेरे यहाँ घर पर पानी पीने नहीं आया हूँ और ना ही मुझे तेरी खातिरदारी चाहिए। चुपचाप मेरे पैसे लौटा, नहीं तो मेरे पीछे देख रहा है ना, बस एक हा करने की देरी है। और फिर तेरा मोर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठाकुर साहब, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मैं ये हवेली बेच रहा हूँ। आपका ब्याज समेत सारा कर्ज निपटा दूंगा। इतना सुनकर ठाकुर वहां से चला गया। मोनिका का पति समझ गया था कि अब ये हवेली बेचे बिना और कोई चारा नहीं है। ये सारी बातें सीमा और सीमा का पति सुन लेते हैं। तभी वो मोनिका के घर में जाते हैं और सारा माजरा समझते हैं। जीजा जी, ऐसा क्या हुआ जो आप पर ये नौबत आ गई कि हवेली बेचनी पड़ रही है? मैं सब बताता हूँ। हुआ कुछ ऐसा। आप चिंता ना करो भाई साहब, हम सब मिलकर कुछ करते हैं। इस हवेली को हम बिकने नहीं देंगे। आप बस ठाकुर को बुलाओ, हम उसके सारे पैसे देते हैं। इस हवेली को हम नहीं बिकने देंगे। हमारे बुरे समय में हमको इसी घर ने काम और खाना दिया है। भाई साहब, आप ठाकुर को अभी बुलाओ। शर्म आनी चाहिए मोनिका तुमको। तुमने सीमा के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी ये लोग हमारी सहायता कर रहे हैं। मेरे और माँ के कई बार मना करने के बाद भी तुमने अपनी सगी बहन के साथ ऐसा बर्ताव किया। जीजू, अभी इन सब चीजों का वक्त नहीं है। नहीं सीमा, यही सही समय है। आज ये चुप रहेगी, मैं बोलूंगा। इस मोनिका ने सिर्फ इस घर को बर्बाद ही किया। अरे नागिन, अभी थोड़ी बहुत शर्म हो तो माफी मांग ले। बहन, मुझे माफ कर दे। जो मैंने तेरे साथ किया है वो सिर्फ कोई दुश्मन ही कर सकता है। प्लीज बहन, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं बहन, मैं तो बड़ी हूँ, तो छोटी बहन को तो माफ करना ही पड़ेगा। पूरे परिवार का एका होने के बाद मानो कि पूरे परिवार में खुशी का माहौल बन गया हो। मोनिका का और सीमा का पति बाहर पैसों का थैला लेकर ठाकुर के आने का इंतजार कर रहे थे। ठाकुर गाना गाते हुए आ रहा होता है। चांद से पर्दा कीजिए,
कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर। अरे वाह, ले आए मेरे पैसे। पर तुम तो अपनी हवेली बेचने वाले थे ना। चलो, जो भी अच्छा है। ये लो ठाकुर साहब, आपके ब्याज समेत पूरे पैसे हैं, गिन लेना। तभी मोनिका का पति ठाकुर के हाथों में पैसों का थैला थमा देता है। फिर क्या, ठाकुर खुशी खुशी लौट जाता है। मोनिका के पति का कर्ज निपट जाता है और मोनिका को अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है। बहन, सच में तूने मुझको माफ कर दिया ना? बहन, मैं तुझसे नाराज कैसे रह सकती हूँ? अपनों पर नाराजगी नहीं, बहन हमदर्दी दिखानी चाहिए।